हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में नंबर 4 वीडियो सेशन में स्वागत है आप सबका। ग्रामर का जो टॉपिक आज हम डील करने जा रहे हैं वो है समास। समास एक गंभीर विषय है, संजीदा होकर समझने लायक विषय है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उससे डरें, उससे खौफ खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होशियारी से, समझदारी से करेंगे तो समास कभी भी मुश्किल नहीं है। आई डोंट नो, बट पीपल टेक इट एज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा है नहीं। शुरू से हम समझदारी से करेंगे, पर्याप्त उसका प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद कोई मुश्किल नहीं रह जाएगी। शुरू करते हैं। समास से शब्द बना कैसे? Since it's a long topic, a lengthy one, so I'm going to split it into 2 sessions, 2 video sessions. So you see the word here, खंड 1। इसी का अब खंड 2 आपको मिलेगा मे बी टुमारो, जिसमें आप रिमेनिंग समास समझ पाएंगे। आज जो हम डील करेंगे वो यहाँ पे है। समास शब्द बना कैसे? समुपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय। अस धातु आप सबको मालूम है, अस का तात्पर्य है होना, अस्तित्व। समुपसर्ग का मतलब है सम्यक रूपेण, भली प्रकार से, अच्छी तरह से। समुपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय भाववाची संज्ञा बनाता है, यानी कि जो सम्यक रूपेण है, सम्यक रूपेण भली प्रकार से स्थित है, वो है समास। अब सवाल आता है कि समास की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? अगर ये एक कठिन विषय है, समझने में मुश्किल है, देन व्हाई डू वी यूज समास एट ऑल? समास की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि भाषा का चमत्कार केवल तब है जब हम थोड़े शब्दों में बहुत सारे अर्थ को प्रकट करें। ये भाषा का चमत्कार है, भाषा की प्रयोग की चतुराई है, चातुर्य है कि हम थोड़े में अधिक को कह सकें। समास का तात्पर्य है संक्षेपण, प्रिसाइज होकर के अपनी बात को कहना, कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट करना। तो यानी कि समास के लिए आप एक से अधिक शब्द होना अनिवार्य समझिए। एक से अधिक यानी मिनिमम 2 तो होंगे ही, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। केवल 1-2 समासों में 2 से अधिक शब्द मिलते हैं, अन्यथा 2 में काम चल जाता है। संधि और समास में भेद करने के लिए 2-3 चीजें प्रमुख हैं। संधि में आप प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन 2 वर्णों का मेल करते हैं। और समास में आप 2 पदों का मेल करते हैं। शब्द में और पद में अंतर क्या है? शब्द में विभक्ति नहीं होती, पद में विभक्ति होती है। यानी कि समास में आपके जो 2 पद होंगे वो दोनों विभक्ति युक्त होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी विभक्ति में आए हुए होंगे। उन 2 को जब आप जोड़ेंगे तो प्रथम पद की विभक्ति को दूर कर देंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे और फिर दूसरे के साथ उसको रख करके दोनों को ज्वाइन करेंगे। इस ज्वाइन करने के दौरान में अगर उसमें संधि बनती है तो उसे ऑब्जर्व करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। आपकी अपनी चॉइस नहीं है कि मुझे मन आया तो मैंने संधि किया, नहीं मन आया तो मैंने संधि नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, विद्या और आलय, ये आपने संधि के तौर पे दीर्घ संधि का नमूना देखा है और इसे आप कहते हैं विद्यालय, राइट? अब यही चीज विद्यालय वर्ड आपका तत्पुरुष का भी एग्जाम्पल है और वहां इसका विग्रह हो जाता है विद्यायाः आलयः। विद्या का आलय, विद्या का, ये आपने लगाई थी यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी को जब आपने ड्रॉप किया तो य, आ, विसर्ग, ये सारा चला गया, केवल ओरिजिनल विद्या वर्ड बचा और उस विद्या को सब आपने आलय के साथ ज्वाइन किया तो ये दीर्घ संधि का नमूना बन गया विद्यालय। यानी कि समास एंड संधि विल गो हैंड इन हैंड, मे नॉट बी कंपल्सरीली बट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो आपका विद्यालय वर्ड में आप उसको विद्या आलय ऐसा करके लिख दें, एक वर्ड करके लिख दें विद्या आलय, ये संभव नहीं है, उचित नहीं है, सही नहीं है, इसके नंबर कटेंगे। इसको आपको विद्यालय बनाना, दीर्घ संधि बनाना कंपलसरी रहेगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आपका संधि के 2 पदों को जब हम
अलग करते हैं तो उस अवस्था को हम कहते हैं विच्छेद। लेकिन समास के पदों को अलग अलग करके लिखना विच्छेद नहीं कहलाता, कहलाता है विग्रह। दो चीजों को अलग अलग समझिए। यदि आपसे विच्छेद मांगा जा रहा है तो उसका तात्पर्य है संधि अलग होगी, और अगर आपसे विग्रह मांगा जा रहा है उसका तात्पर्य है समास को अलग किया जाएगा। समास को आप अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स, और उसको अलग अलग करना कहते हैं आप एक्सपाउंडिंग। तो वो जो आपका एक्सपाउंडिंग है वो है विग्रह, और संधि के संदर्भ में जो यूज होगा वो है विच्छेद। समास का ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर पे आएगा। केवल 4 अंकों का सवाल है। अगेन आपको इसमें विकल्प मिलेंगे 5। आपके पेपर में 6 नंबर पे समास का सवाल आया हुआ है। 5 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, लेकिन जो आपको करने हैं वो है केवल 4, यानी कि 4 अंक के लिए आपके पास 5 ऑप्शन हैं। आउट ऑफ 5 यू नीड टू डू एनी 4। सबसे बड़ी सुविधा यहाँ ये है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसके साथ साथ उसके राइट ऑप्शन के तौर पे 3 विकल्प भी गिवन हैं। यानी आउट ऑफ दोस 3 यू नीड टू पिक आउट ओनली द राइट चॉइस एंड डिस्कार्ड द रिमेनिंग 2। आंसर के तौर पे आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डैश 1 और उसके बाद डैश करके क या ख या ग जो भी उसका राइट आंसर है। लेकिन ये जो चॉइस मिलती है ये आपको सुविधा तो बढ़ाती है, साथ साथ ये बिल्कुल तलवार की धार भी है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल लुक अलाइक मिल रहे हैं ऑप्शंस एट टाइम्स, मे नॉट बी ऑलवेज बट एट टाइम्स। जैसे यहाँ आपका गिवन है एक रामा मृगस्य पश्चात धावते। अब जो ऑप्शंस गिवन है उसमें एक है अनुमृगम, 2 है मृग पश्चात, 3 है अनुमृगः। अब मृग पश्चात आपको डेड श्योर है कि ये नहीं है इसका राइट आंसर, लेकिन अनुमृगम और अनुमृगः दे आर ऑलमोस्ट लुक अलाइक। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट कि अनुमृगम सही है कि अनुमृगः सही है? इसके लिए आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल डेड श्योर होने चाहिए, एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अनुमृगम इज द राइट चॉइस। अव्ययी भाव समास है जो नपुंसक में एंड होता है और हलंत म में एंड होता है, सो अनुमृगः होने की गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए आपका अनुमृगम फाइनली राइट चॉइस है। यानी कि जहां ऑप्शंस मिलते हैं वहां पर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल सही हैं, समझदारी में कहीं कोई कमी नहीं है। फाइन। अब जो तत्पुरुष समास है, समासों के पूरे एम्पायर में से पहला नंबर है तत्पुरुष। टोटल 6 हैं, एक्चुअली टोटल 4 हैं। तत्पुरुष नंबर 1 जिसका फर्दर डिवीजन हो जाता है कर्मधारय में और द्विगु में, और ये दोनों भी सेपरेटली मान लिए जाते हैं एज कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेपरेट समास। इसके अलावा अगला है द्वंद्व, उसके अगला है अव्ययी भाव और उसके अगला है बहुव्रीहि। आज के सेशन में हम केवल तत्पुरुष को डील करेंगे। रिमेनिंग 3 विल बी डूइंग मे बी नेक्स्ट सेशन एंड मे बी नेक्स्ट 2 सेशंस। हो सकता है 1 लगे, हो सकता है 2 सेशन लगे अगले 3 को समझाने के लिए। फिलहाल आज की बात करते हैं। तत्पुरुष शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? 2 तरीके से इसका विग्रह कर सकते हैं। सह पुरुषः इति तत्पुरुषः, यानी कि दोनों वर्ड मेरे प्रथमा में आ गए, और तस्य पुरुषः इति तत्पुरुषः, यानी कि एक षष्ठी में आया और एक प्रथमा में आया। अब ये जो मैंने 2 विग्रह बनाए, इन 2 विग्रहों से अपने आप में स्पष्ट होता है कि एक है समान अधिकरण, एक है व्यधिकरण, अधिकरण या संधि। समान अधिकरण और व्यधिकरण, इन दोनों का क्या तात्पर्य है? अधिकरण यानी कि आधार, यानी कि विभक्ति। अधिकरण आपका सप्तमी विभक्ति का वैसे भी कारक है। अधिकरण यानी आधार, और समान अधिकरण होना यानी कि दोनों पदों में समान विभक्ति का पाया जाना। व्यधिकरण यानी कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का पाया जाना। तत्पुरुष समास में इन तीनों में एक सिमिलर कंडीशन है। फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी एडजेक्टिव, सेकेंड इज गोइंग टू बी नाउन। प्रथम पद विशेषण है और द्वितीय पद विशेष्य है। अब कॉमन सेंस कहती है कि आउट ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन डेफिनेटली नाउन इज हैविंग मोर प्रोमिनेंस, यानी कि उत्तर पद की संज्ञा की विशेष्य की प्रधानता है। तो आपका तत्पुरुष समास प्रथम पद अप्रधान और द्वितीय पद प्रधान ऐसा निर्धारित होता है।
अब आपका ये जो व्यधिकरण है, यानी कि अलग अलग दोनों विभक्तियों को लेकर चलने वाला है, उसके फर्दर 3 डिवीजन हो जाते हैं। एक है विभक्ति तत्पुरुष, एक है नए तत्पुरुष, एक है उपपद तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष और नए तत्पुरुष आपने क्लास 8 में किया है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। विभक्ति तत्पुरुष में प्रथमा को छोड़ दिया और संबोधन को छोड़ दिया, बीच की जो 6 बची, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इस प्रकार से विभक्ति तत्पुरुष के फर्दर 6 भेद हो जाते हैं। नए तत्पुरुष वो है जिसमें प्रथम पद सदैव अ करके आता है और नकारात्मक अर्थ देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, विलोम शब्द बनाता है। असत्यम, अनृतम, अविवेकः, अधर्मः, अकर्म, all such words are beginning with a and all are falling in नए तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष वो है जहां प्रथम पद संज्ञा है और द्वितीय पद क्रिया है। This is the only समास which is going to use a kriya word in its vigraha, remaining everywhere, anywhere you do not get to see the usage of a verb form coming. कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः, उपपद तत्पुरुष। कुंभ संज्ञा, करोति क्रिया। विशेषज्ञः, विशेषं जानाति इति विशेषज्ञः। नीरजः, नीरे जायते इति नीरजः। महीपालः, महीं पालयति इति महीपालः। All such words are उपपद तत्पुरुष, which are finally denoting somebody else, may have fallen in बहुव्रीहि समास, but they cannot be बहुव्रीहि समास because they are using a kriya word in their expounded form. अपने विग्रह में चूंकि क्रियापद लेकर आ रहे हैं, इसलिए वे बहुव्रीहि का हिस्सा, बहुव्रीहि का भाग नहीं बन सकते, वे सारे उपपद के अंतर्गत आएंगे। समान अधिकरण में आते हैं जहां आपको दोनों पद एक ही विभक्ति में आते हुए मिले, वो है आपका समान अधिकरण। उसका एक टाइप है कर्मधारय और दूसरा टाइप है द्विगु। कर्मधारय में फर्दर 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक विशेषण विशेष्य, एक उपमान उपमेय। विशेषण विशेष्य यानी कि एडजेक्टिव एंड नाउन। विशेषण विशेष्य का नमूना देखिए, कृष्ण सर्पः गच्छति, कौन जाता है? काला सांप जा रहा है। अब ये जो कालापन है उस सांप के साथ बिल्कुल इनसेपरेबली इम्बाइब्ड है, उसको आप कालेपन को सांप से अलग नहीं कर सकते, इसलिए उसका विशेषण बिल्कुल लिंग विभक्ति वचन वही लेकर आएगा जो विशेष्य का है। कृष्णः सर्पः गच्छति। छात्रः नीलकमलेन अध्यापकस्य स्वागतं करोति, छात्र नील कमल से अध्यापक का स्वागत करता है। अब ये जो नीलापन है ये उस कमल में समाया हुआ है। कमलेन सप्तमी में गया तो नीलेन भी तृतीया में गया तो नीलेन भी तृतीया में जाएगा और आपका नीलेन कमलेन इस प्रकार उसका विग्रह बन जाएगा। जितने भी इस तरीके के विशेषण हैं जो गुण को, अवस्था को, रंग को दर्शाते हैं, वो सारे के सारे विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय में आते हैं। अब ये उपमान उपमेय क्या चीज है? उपमान और उपमेय यानी कि वो वर्ड जो सिमिली के तौर पे दिया जा रहा है और वो वर्ड जिसको सिमिली दी जा रही है। सिमिली इज अ पोएटिक डिवाइस यू आर ऑलरेडी नोइंग। एग्जाम्पल दिया मैंने, छात्रः विद्या धनम उपासते। विद्या इज अ नाउन, सेपरेट नाउन, धनम अनदर नाउन, सेपरेट नाउन। दोनों को हमने कैसे यूज किया? एक को सिमिली दी और एक के द्वारा सिमिली दी। छात्रः विद्याम धनम एव उपासते, छात्र विद्या को धन के जैसा उपासना करता है। तो ये आपका बन गया उपमान उपमेय वाला कर्मधारय। द्विगु पे आते हैं, वेरी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। द्विगु का फर्स्ट वर्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होना ही होना चाहिए, संख्यावाची विशेषण पद होना ही चाहिए प्रथम पद में और दूसरा उसका संज्ञा होगा। सप्ताहः, सप्तानाम अहन्नाम समाहारः इति सप्ताहः। चतुष्पथम, माता दीपावली पर्वणि चतुष्पथे दीपकम ज्वालयति, माता दिवाली पर चौराहे पर दीपक जलाती हैं। चतुष्पथम
चतुर्णाम पथाम समाहारः इति चतुष्पथम्। सीता पंचवटी स्थानात् अपहृता। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः इति पंचवटी। ये बन गया आपका द्विगु समास, जहां पर आपका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण है और द्वितीय पद सीधा साधा संज्ञा है। जब विग्रह करेंगे तो उसको षष्ठी में ही लेंगे, क्योंकि आपका समाहार वर्ड कंपल्सरीली प्रयोग होगा विग्रह में, और समाहार यानी कि समूह, इतने इतने का समूह, ये आपका षष्ठी वाला ही वर्ड आ रहा है, कारक षष्ठी लगेगा यहाँ पे। अब इसको हम सबको डॉर्मेंट करते हैं, फोकस करते हैं विभक्ति तत्पुरुष को, क्योंकि आपके फॉर्मल कोर्स में केवल विभक्ति तत्पुरुष परिगणित है। ये चेंज सिर्फ लास्ट ईयर आया है, इससे पहले पूरा का पूरा आपके सिलेबस का हिस्सा था। चूंकि लास्ट ईयर ये चेंज आया है, इसलिए जस्ट टू कीप ऑन सेफ साइड कि अगर कहीं इसमें से कुछ पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल एकदम अनअवेयर न पकड़े जाएं, इसलिए हम थोड़ा इसको भी समझाते हैं और इसको भी बिल्कुल पूरा डिटेल में समझाते हैं। उपपद विभक्ति कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। उपपद का पालन करना, परिपालन करना समास के विग्रह के दौरान अनिवार्य है, उसी तरह जैसे संधि का पालन करना भी अनिवार्य है। विभक्ति तत्पुरुष बनाने के लिए द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन 6 विभक्तियों के साथ हमें कुछ पद, कुछ शब्द व्याकरणिक तौर पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि ये वर्ड आएगा तो केवल द्वितीय तत्पुरुष बनेगा, ये वाला आएगा तो केवल तृतीया बनेगा, ये वाला आएगा तो केवल चतुर्थी बनेगा, एंड सो ऑन। उसका एग्जैक्ट डिटेल क्या है, यू विल गेट टू सी इन माय नोट्स, आई विल बी सेंडिंग इन पीडीएफ फॉर्म and you will be getting to see. My request is kindly download all those pages, take the printout and put them in a files for your further reference whenever you are revising. You should have all those notes in front of you, right? Just verbally once. द्वितीय तत्पुरुष में आपका श्रित यानी शरण में गया हुआ, अतीत यानी पार गया हुआ, पतित यानी पड़ा हुआ, गत यानी गया हुआ, प्राप्त यानी पाया हुआ या पहुंचा हुआ, आपन्न यानी अगेन पाया हुआ, गामी यानी गमन करने वाला, और बुभुक्षु यानी भूखा, इन सारे पदों को परिगणित किया है। इनके सबके साथ द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। नोट्स में आपको इसके एक एक एग्जाम्पल कंप्लीट देखने को मिलेंगे, एंड देन फर्दर माय असाइनमेंट विल बी फॉलोइंग, और उस असाइनमेंट में आप इनको सबको सॉल्व करेंगे। तृतीय तत्पुरुष में आपका जो वर्ड्स परिगणित हैं वो है पूर्व यानी पहले, सदृश यानी समान, सम यानी अगेन समान, ऊन या न्यून या शून्य या हीन, ये सारे वर्ड आपके उपपद विभक्ति में भी आते हैं, यानी कम होना, कलह यानी झगड़ा करना, निपुण यानी होशियार होना, मिश्र यानी मिला हुआ होना, श्लक्षण यानी चिकना होना। इन सारे शब्दों के साथ जब भी समास बनेगा तो केवल तृतीय तत्पुरुष बनेगा। जैसे हमने कहा विद्याहीन छात्र न शोभते, विद्या से हीन छात्र शोभा नहीं देता। अब ये हीन चूंकि यूज हुआ है और हीन आपके तृतीय वर्ड में, तृतीया के सेट ऑफ वर्ड्स में परिगणित है, इसलिए हम कहेंगे विद्याहीन छात्र न शोभते, विद्या से हीन छात्र शोभा नहीं देता। अब आता है आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी के लिए जो वर्ड्स परिगणित हैं वो हैं अर्थ, क्वाइट ट्रिकी वन, लेट मी एक्सप्लेन। अर्थ अव्यय आपका पढ़ा हुआ है, बालकाः पठनार्थम आगच्छन्ति। अर्थ अव्यय का मतलब है के लिए, राइट। अब ये आपका अर्थम जिस भी नाम से जुड़ेगा वो आपका चतुर्थी तत्पुरुष बनेगा। और आपने कहा बालकाः शिक्षार्थम आगच्छन्ति, इसको आप जब विग्रह करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, शिक्षार्थम ये आपका वर्ड है समास किया हुआ। जब मैंने इसको अलग किया तो बन गया मेरा रिमेनिंग वर्ड शिक्षा, संधि से ज्वाइन हुआ, जो आपके समझ में आ रही है ये बात। अब जब मैंने इसको वर्ड अलग किया तो फर्स्ट वर्ड बना शिक्षा, शिक्षा को मैं लगाऊंगी सीधी साधी विभक्ति चतुर्थी और उसका विग्रह बन गया शिक्षायै। इति समास का विग्रह एंड करने के लिए इति लगा
बताना एक परंपरा है, एंड दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू कि ये समास का विग्रह यहाँ पे कंक्लूड हो गया, इसके आगे फर्दर विग्रह नहीं बचा है। ऐसा कतई मत समझिएगा कि इति नहीं लगाएंगे तो नंबर कट गया, इति लगा दिया तो नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, नथिंग लाइक दिस। इट इज जस्ट एन इंडिकेशन दैट विग्रह इज गेटिंग ओवर। ये एक टिपिकल समास है जो कहता है कि विग्रह इज कमिंग आउट इन वन वर्ड। अभी तक आपने जितने समास जाने हैं, आगे जितने जानेंगे, उनमें विग्रह इज गोइंग टू हैव मिनिमम 2 वर्ड्स, लेकिन चतुर्थी तत्पुरुष का अर्थम वाला जो एरिया है, अर्थम वाला जो अव्यय है, वो केवल 1 वर्ड विग्रह लेके आता है। 1 वर्ड विग्रह कैसे? उसी पद को, संज्ञा पद को आपने चतुर्थी में रख दिया और आपका बन गया कंप्लीट विग्रह। इदम अन्नम प्रजार्थम अस्ति, यह अनाज प्रजा के लिए है। अब आप प्रजा वर्ड को उठाइए, एक वचन चतुर्थी कर दीजिए या बहुवचन चतुर्थी कर दीजिए, टोटली योर कॉल। प्रजायै अस्ति, प्रजाभ्यः अस्ति, बोथ आर इक्वली करेक्ट, बोथ आर गोइंग टू फेच यू कंप्लीट 1 मार्क, राइट। उसके अलावा चतुर्थी में और क्या क्या है? बलि, सुख, रक्षित, इन सब के साथ में चतुर्थी तत्पुरुष बनेगा। पंचमी तत्पुरुष कैसे कैसे बनेगा? भी धातु से बने हुए जितने भी शब्द हैं, भय, भीति, भीत, ये सारे के सारे। उसके अलावा पतित, ये सारे शब्दों से आपका पंचमी तत्पुरुष बनेगा। अब आते हैं षष्ठी तत्पुरुष पे। मजे की बात देखिए कि षष्ठी तत्पुरुष के लिए इन्होंने सेपरेटली कोई सेट ऑफ वर्ड्स नहीं दिया है, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट मजेदार बात यह है कि षष्ठी तत्पुरुष समास इज द वन विच इज यूज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन टोटल लिटरेचर। सबसे अधिक प्रयोग में आता है षष्ठी तत्पुरुष। सारे समासों को काउंट करके तराजू में एक तरफ रख दीजिए, षष्ठी तत्पुरुष को एक तरफ रख दीजिए, षष्ठी तत्पुरुष फिर भी भारी ठहरेगा। अब आते हैं सप्तमी तत्पुरुष में। सप्तमी में है आपका शौंड यानी चतुर, धूर्त, अगेन चतुर चालाक, प्रवीण, पटु, पंडित, कुशल, निपुण, ये सारे वर्ड्स एक ही अर्थ दे रहे हैं। होशियार होना, एक्सपर्ट होना, शुष्क, सूखा हुआ होना, पक्व, पका हुआ होना, बंध, बंधा होना, इन सारे शब्दों के साथ में सप्तमी तत्पुरुष समास बनेगा, राइट। सो विभक्ति तत्पुरुष का ये मैंने आपको डिटेल समझाया। माय नोट्स, complete notes, exhaustive notes will follow this session, and you'll be able to get more clarity by that. So up till now this much was Tatpurush Samas in all its detail, Samanadhikaran, Vyadhikaran, both of them, Karmadhare and Dvigu you will get to see in my notes, but you may not go in too much of detail because formally they are no more there in your course. इस साल के पेपर में इन्होंने स्ट्रिक्टली वही फॉलो किया है जो इन्होंने लास्ट ईयर के सिलेबस में रिलीज किया था। 1 एग्जाम्पल फ्रॉम तत्पुरुष, 1 बहुप्रीहि, 1 द्वंद्व एंड 2 फ्रॉम अव्यय भाव। यानी कि कर्मधारय द्विगु को इन्होंने टच नहीं किया है, उपपद को नए को इन्होंने टच नहीं किया है। सो आई एम फॉलोइंग द सेम पैटर्न। होपफुली दे विल बी अबाइडिंग बाय द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट बॉदर्ड बाय दीज। आज के सेशन में यही था, फिर मुलाकात होगी। हैप्पी लर्निंग।